भारतीय पाठशाला में मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों का फिर से स्वागत है। आज हम अध्ययन कर रहे हैं संधि। संधि के अंतर्गत हमने जो व्यंजन संधि है वो पूर्ण कर लिए। आज हम विसर्ग संधि की शुरुआत करेंगे। तो निरंतर चलने वाली कक्षाओं का आप सभी अध्ययन करें। मैं आपसे आशा करता हूं कि आप हमारी कक्षाएं निरंतर अध्ययन कर रहे हैं और जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनको भी आप आगे पढ़ने के लिए उत्साहित कर रहे हैं। तो हमें पूर्ण रूप से विश्वास है और आपका ही प्रेरणा का जो हमें उत्साहवर्धन है वो हमें निरंतर आगे इस मंच पर कार्य करने के लिए उत्साहित करता है। तो आप बड़े ही जोश और जुनून के साथ हमारी कक्षाओं का निरंतर अध्ययन करते रहे। हमें उत्साह के लिए कमेंट बॉक्स में जहां पर कहीं पर कमी हो या कुछ नया करना हो तो आप हमें आगाह करते रहिए। तो मुझे आशा है आप निरंतर कक्षाओं का अध्ययन कर रहे हैं और जो हम वापस रिवीजन में पढ़ेंगे उन चीज़ों पर विशेष रूप से ध्यान देंगे। जहाँ पर भी हमारे विषय में अगर कोई कमी रही है तो हम सार्थक तरीके से उसे वापस सही करने की पूरी कोशिश करेंगे। हम विद्यार्थियों और शिक्षार्थियों के हित में ही कार्य करेंगे। अगर उसमें कोई भूलवश त्रुटि हो तो वो तो एक स्वाभाविक है, उसमें सुधार किया जा सकता है। तो आप भी है वो निरंतर अध्ययन के अंतर्गत हमें अवगत कराते रहें। इसलिए अब हम अध्ययन करेंगे विसर्ग संधि का। तो विसर्ग संधि अर्थात विसर्ग के बाद आने वाले स्वर और व्यंजन। तो विसर्ग से पहले हम बात कर लेते हैं कि इसका अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, नियम क्या है, उदाहरण। तो जिस प्रकार हमने व्यंजन संधि का अर्थ, परिभाषा, नियम और उदाहरण पढ़े थे उसी प्रकार विसर्ग संधि का अर्थ अर्थात विसर्ग के बाद में स्वर और व्यंजन का आना, ये उसकी परिभाषा के रूप में विसर्ग का अर्थ है। यही विसर्ग का चिन्ह है। परिभाषा जहां पर विसर्ग का लोप अर्थात हट जाना या उसके स्थान पर नया वर्ण बन जाना, विसर्ग के स्थान पर नया वर्ण आ जाता है, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि के अनेक भेद होते हैं जिनके नियम इस प्रकार है। तो नियम, तीसरी चीज हमें ध्यान में रखनी है। नियम क्या है? नियम, ये इनके नियम है। और चौथा उदाहरण के तौर पर इनको बताया गया है। तो आप है वो एक बार इनका अध्ययन करने के पश्चात अपनी सहायक सामग्री है, पुस्तक है, अन्य जो भी है अध्ययन की जो वस्तु है, आप उनसे से ज्यादा उदाहरणों के द्वारा इनको हल करने की कोशिश करें, तभी ये सार्थक प्रयास है वो सफल होगा। तो चलो अब हम बात करते हैं नियम नंबर 1 की। विसर्ग के बाद यदि यहां पर विसर्ग के बाद यदि च या छ आए तो स आधा हो जाता है। ट या ठ आए तो स ये भी आधा हो जाता है। और त या थ के बाद में आए तो भी स आधा हो जाता है। इस प्रकार जो 3 प्रकार के स इन्हीं रूपों में परिवर्तित हो जाते हैं विसर्ग के बाद में। अगर च वर्ग में च या छ आए, ट वर्ग में ट या ठ आए, त वर्ग में त या थ आए, किन के बाद में? ध्यान रखना है विसर्ग के बाद में। तो इन्हीं का विसर्ग के स्थान पर आधा स के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। अब हम देखते हैं उदाहरण। नी, धन, चल। तो यहां पर नी विसर्ग के बाद में च आया तो हमारा पहला ही नियम है, च या छ आए तो आधा स। तो यहां पर हमने नी और विसर्ग के स्थान पर स आधा और आगे चल, इस प्रकार शब्द का निर्माण हो गया निश्चल। धनु, धन, टंकार।
यहाँ पर विसर्ग, विसर्ग के बाद में क्या आया है? टंकार, अर्थात ट वर्ग का है, ट या ठ। इन दोनों में से अगर कोई भी आ जाता, ट आता या ठ, यहाँ पर क्या आया है? ट आया है। तो ट का क्या हो गया? आदर्श है। तो यहाँ पर ये हो गया इस प्रकार, धनुष टंकार। तो शब्द का निर्माण हो गया धनुष टंकार। मने दंताप, यहां पर क्या है? मने, विसर्ग के बाद में मने आया है ताप, अर्थात हमारा नियम नंबर 3 में जो ये वर्ग है ना, त या थ के बाद में आए तो आधा स हो जाता है। तो यहां पर ये हो जाएगा मनस्ताप। आगे है नी दन छल, यहां पर छ या छ, यहां पर क्या आ रहा है? छ। ट का हमने देख लिया। इसी प्रकार हम जब शब्द का निर्माण करेंगे, विसर्ग के स्थान पर आ गया स और छल, निश्छल। तो निश्छल में कौन सी है? विसर्ग संधि है। क्यों कि यहाँ पर स वो आधा है, वो किस रूप, किस कारण बना है? तो विसर्ग के बाद में च या छ आने के बाद में। नी दन ठुर, यहाँ पर नी, और यहाँ पर दूसरे वाले में ट का हमने यहाँ पर देख लिया। और अब हम यहाँ पर क्या करें? ठ का। तो ठ का उदाहरण में फिर क्या हो गया? स, ये वाला निष्ठुर। निष्ठुर में विसर्ग संधि है। जहां पर स वर्ण आद्य रूप में आ रहा है तो हम अनुमान लगा सकते हैं ये कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है, जिसमें पहला स, दूसरा स और तीसरा स दोनों ही विसर्ग के बाद में, अर्थात प्रथम वर्ण के तुरंत बाद में आद्य रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं। तो ये विसर्ग संधि है। अब हम बात करते हैं नी दंतार। नी विसर्ग के बाद में त आने पर ये क्या हो गया? आधा से निस्तार। इस प्रकार हमने प्रथम नियम के अंतर्गत हमने समझा कि विसर्ग के बाद में च, छ, ट, ठ, त, थ आए तो ये उनका से आद्य रूप में प्रयुक्त हो जाते हैं। तो हमें ऐसे भी ध्यान में रखने चाहिए शब्दों को, निश्चल, धनुष टंकार, मनस्ताप, निश्चल, निष्ठुर, निस्तार आदि का भी हमें ध्यान पूर्वक देखना चाहिए। फिर उनमें विसर्ग को प्रयुक्त करके इनकी संधि विच्छेद करना चाहिए ताकि हमें समझ में आए। इनके आप अधिक से अधिक जो सहायक सामग्री है, अन्य से अन्य उदाहरण भी है, वो आप जरूर देखें ताकि आपको ये बेहतर समझ में आ जाए। अब हम बात करते हैं नियम नंबर 2। विसर्ग संधि का नियम नंबर 2 है, यदि विसर्ग के बाद में स अर्थात ये तीनों स हो तो विकल्प से विसर्ग के बाद का ही वर्ण बन जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि विसर्ग के स्थान पर इन्हीं वर्णों की आवृत्ति हो जाती है, अर्थात यही वर्ण आ जाते हैं जो जिनके सामने हो। जैसे दुस्शील अर्थात दूधनशील, तो यहां पर विसर्ग के बाद में स आया है ये, और यहां पर विसर्ग के बाद में ये स आया है, यहां पर विसर्ग के बाद में ये स आया है। तो इस प्रकार ये देखो जैसे ही ये वर्ण आएंगे वो वैसे ही बन जाएंगे। यहां पर हम संधि विच्छेद करते हैं, दुशील, तो ये इसी का आधा वर्ण बन जाएगा दुस्शील। ये शब्द है वो एकदम सी है, और हम ये इस प्रकार भी लिख सकते हैं दुस्शील, क्योंकि विसर्ग के साथ भी ये प्रयुक्त होता है तो ये दोनों रूप से सही माना जाता है। उसी प्रकार नी धन संदेह, तो विसर्ग के बाद में जो भी वर्ण आया उसी का ही आधा होगा, ये ध्यान देने की बात है। नी संदेह है, यहां पर इसी वर्ण का आधा आया था विसर्ग के बाद में, यहां पर नियम ये से हो तो विकल्प से विसर्ग के बाद का ही वर्ण बन जाता है, ये ध्यान रखना है। यहां पर इसी से का आधा हो गया स, और इस प्रकार भी हमें लिख सकते हैं नी धन संदेह, ये दोनों रूप से
सही माना जाता है। आगे हम बात करते हैं दु धन शासन। इस प्रकार इसी विकल्प का आधा क्या हो जाएगा, स, और ये शासन, दुशासन, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ये शुद्ध है एकदम, दुशासन। नी धन शुल्क, नी इसी का याद हो गया स, और शुल्क, निःशुल्क, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं निःशुल्क। इस प्रकार हम देखते हैं इनके विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से भी हमें ज्यादा से ज्यादा देख सकते हैं कि किस प्रकार है वो विसर्ग के बाद में ये तीनों सैपिक्त होते हैं, तो उन्हीं का ही आधा हो जाता है और शब्द का निर्माण हो जाता है। हम बात करते हैं अब नियम नंबर 3 की। यदि ए के बाद में विसर्ग हो, किनके बाद में, ए के बाद में, ए स्वर है, उनके बाद में ए से बिन कोई स्वर, यहां पर क्या आ रहा है, स्वर ही आ रहा है, तो विसर्ग का लोप हो जाता है, अर्थात हट जाता है, और फिर पास आए हुए स्वरों में संधि नहीं होती है। अर्थात इनके आगे स्वर आ जाना, ए से बिन, अगर विसर्ग के बाद में कोई स्वर आता है, विसर्ग के बाद में कोई भी ए को छोड़कर बिन स्वर आता है, तो इनमें फिर कोई संधि नहीं होती है, क्योंकि विसर्ग का तो लोप हो जाता है, और फिर पास आए ये जो वर्ण है, पास आएंगे, इनके बीच में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन अर्थात बदलाव नहीं होगा, और फिर ये वैसे के वैसे ही शब्द हो जाएंगे। इस नियम के अंतर्गत हमें ये ध्यान रखना है। विसर्ग के बाद में इस प्रकार, तो हम उदाहरण को हल करते हैं। अतः धन एव, यहां पर तय के बाद में ए क्या है, स्वर है, स्वर के बाद में क्या है, विसर्ग, और विसर्ग के बाद में ए से बिन स्वरों में ए है, तो इस प्रकार इनमें किसी प्रकार की कोई संधि नहीं होगी, तो ये कोई संधि नहीं होगी, ये वैसे के वैसे ही लिखे जाएंगे, और विसर्ग का लोप हो जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा, अतः एव, इस प्रकार ये शब्द का निर्माण हो गया, अतएव। उसी प्रकार पय धन आदि, यहां पर ए स्वर है, ए स्वर के आगे बिन, ए से छोड़कर क्या आ रहा है, आ रहा है, तो यहां पर भी किसी प्रकार की कोई संधि नहीं होगी, तो ये वैसे का वैसे ही लिखा जाएगा, पय आदि। विसर्ग संधि की ये बड़े ही रोचक नियम है, जिनको आप ज्यादा से ज्यादा है वो शब्दों को देखना चाहिए। रजय धन उद्गम, यहां पर ए विसर्ग ए है, और विसर्ग के बाद में ए से बिन क्या है, उ है, तो इस प्रकार यहां पर भी कोई संधि नहीं होगी, रजय उद्गम। इस प्रकार ये वैसा का वैसा ही वर्ण शब्दों को जब हम जोड़कर अर्थात संधि करेंगे, तो परिवर्तन है वो किसी प्रकार का नहीं होगा, और इनमें कोई संधि, स्वरों में कोई संधि नहीं होती है। इस प्रकार ये नियम नंबर 3 है, वो हमें इनके विभिन्न उदाहरणों को भी हल करके देखना है ज्यादा से ज्यादा समझने के लिए। अब हम बात करते हैं नियम नंबर 4। यदि विसर्ग के उपरांत या उसके बाद में, यदि विसर्ग के बाद में ये, रे, ले, वे या है हो, तो विसर्ग का ओ हो जाता है। विसर्ग का ओ किस दशा में होएगा, इसको हमें नियम नंबर 4 में ध्यान रखना है। कैसे, यदि विसर्ग के बाद में ये, रे, ले, वे, है हो, तब जैसे मैंने, मने, मने विसर्ग के बाद में क्या आया है, ये, यहां पर क्या है, विसर्ग के बाद में ये आएगा, तो उसका विसर्ग का क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। यहां पर मने, तो मन, और ओ है, ये आने पर मनो, और फिर ये योग, मनोयोग। इस प्रकार विसर्ग का ओ हो जाता है। ये नियम ही है जो हमें बता रहे हैं। मने धन बल, विसर्ग, यहां पर क्या है, विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है, ब,
तो यहाँ पर मनोबल ओ हो जाएगा। उसी के बाद में हम देखते हैं मन धन हर, विसर्ग के बाद में क्या है, तो ओ हो जाएगा मनोहर। मने विसर्ग के बाद में क्या है रे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मन ने ओ हो जाएगा तो रो, मनो रंजन अर्थात मनोरंजन। इस प्रकार इनके विभिन्न भेद भी है जो देखने हमें ये रे ले वे जब आते हैं और विसर्ग के बाद में हो तब हम ओ में परिवर्तित कर देते हैं। आगे हम कल देखेंगे इनके विभिन्न नियमों का अध्ययन करेंगे। आप है वो फिर से एक बार अच्छी तरह से इनका अध्ययन करिए, विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से। देखने वाले जो भी है उनको आप अपने सभी ग्रुपों में भेजें और निरंतर है वो हमारी कक्षा का अध्ययन करते रहे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।